नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आप सबका न्यूज़ 18 इंडिया इस नए चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज बात एक बार फिर नोटबंदी की। आज 13वां दिन है। आम भाषा में कहा जाए तो आज 13वीं हो चुकी है 1000 और 500 के नोटों के बंद हुए की जाने की घोषणा की। इन 13 दिनों के बाद भी, इस 13वीं के बाद भी आम जनता जो है वो कतारों में खड़ी है। और जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आज की तारीख में देखने को मिला, मैं खास तौर पर आज की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज आम जनता की तकलीफों की तस्वीरें अमूमन टीवी चैनल से नदारद हो गई, कम हो गई, गायब हो गई। और इसकी बहुत बड़ी वजह सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम है। पहला तो कि लिमिट कर दी गई है 2000 रुपए की, 4500 रुपए से कम कर 2000 रुपए। और दूसरा, अब जो भी आदमी पैसा निकलवाएगा उसके हाथ पर काली स्याही लग रही है, तो आपकी आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा सामान्य हो गया है। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच, इस सच्ची तस्वीर के बीच विपक्ष की राजनीति और तेज हो गई है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष जो बटा हुआ लग रहा था, आज एक साथ एक झंडे के तले आता हुआ भी दिखाई दिया। ममता बनर्जी यानी टीएमसी की इस लड़ाई में कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी शामिल हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिल गया है। आम आदमी पार्टी पहले से ही साथ में थी। बताया जा रहा है परसों यानी बुधवार को एक बड़ा प्रोटेस्ट सामूहिक विपक्ष करने वाला है। तो ये जो लामबंद हुआ है विपक्ष, क्या वो सरकार को मजबूर करेगा अपने फैसले को से पीछे हटने के लिए? इसी पर करेंगे बड़ी बहस। पहले ये दिन भर का घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। नोटबंदी की 13वीं हावी हुई राजनीति। बड़े बड़े पूंजीपति सेठों की पार्टी है, ये भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। 11 बैंक कर्मचारी मरे हैं क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, वो दबाव की वजह से। उनके लिए अपना हाउस श्रद्धांजलि अर्पित करें। जो 70 लोग अभी पिछले 15 दिन में लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं। नोटबंदी पर संसद में गर्मा गर्मी चल रही है। मांग हो रही है कि राज्यसभा में खुद प्रधानमंत्री मोदी आकर विपक्ष के सवालों का सामना करें। मांग हो रही है कि लोकसभा में चर्चा के बाद वोटिंग भी हो। लेकिन सरकार नोटबंदी पर फिलहाल विपक्ष का मुंह ये कहकर बंद कर रही है कि वो सिर्फ चर्चा चाहती है, वोटिंग नहीं। सरकार विपक्ष को चुनौती दे रही है कि वो चर्चा से ना बचे, नोटबंदी पर बहस करे। हम इसके ऊपर पूरी वार्ता को तैयार हैं और मुझे लगता है कि देश की जनता हमारे फैसले से सहमत है। फिलहाल विपक्ष नोटबंदी पर सरकार का कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं है। संसद शुरू होने से पहले कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी और बीएसपी सांसदों ने बैठक की। फैसला हुआ कि मंगलवार को ये तय होगा कि विपक्ष किस दिन सरकार के खिलाफ एकजुट मार्च निकाले और कब राष्ट्रपति से जाकर मुलाकात करे। यही नहीं, संसद के बाहर तृणमूल सांसदों ने प्रदर्शन किया। तो आम आदमी पार्टी मंगलवार को संसद का घेराव करेगी। I have no problem if the central grow, but at the same time central is to see the state grow. State economy total disaster করে দিয়েছে। Firstly, to allow district central cooperative banks to exchange the specified bank's notes. इन सब के बीच कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी एक बार फिर एटीएम लाइन में लोगों का हाल चाल जानने पहुंचे। सरकार नोटबंदी के बाद लोगों की राहत के लिए हर रोज कोई न कोई नया कदम उठा रही है। फिलहाल किसानों के लिए राहत की ये खबर है कि वो पुराने 1500 के नोट से सरकारी बीज संस्थानों से बीज ले सकते हैं। यही नहीं, आरबीआई ने बैंकों से कार, घर, किसानी जैसे लोन लेने वालों की रीपेमेंट की मियाद 60 दिनों तक बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यह है कि नोटबंदी की ये मुश्किल आखिर कितने दिन में खत्म होगी? हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या एकजुट विपक्ष नोटबंदी पर सरकार का रुख बदलवा पाएगा? आज का हमारा सवाल एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे लगातार इंतजार है कि क्या एकजुट विपक्ष
नोटबंदी पर सरकार के रुख को बदलवा पाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #नोट पर चोट के जरिए भी आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से जो इस बड़े मुद्दे पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, जफर सरेशवाला हमारे साथ जुड़ेंगे, माफ करेगा मोहम्मद सलीम, जफर सरेशवाला, सुधांशु त्रिवेदी और महुआ मोइत्रा टीएमसी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कांग्रेस के नेता संजय झा भी होंगे। सबसे पहले सुधांशु जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब तो विपक्ष एक साथ हो है, आपको घबराहट है? पूरा विपक्ष मिलकर सरकार का विरोध कर रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विषय पे सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, सजग है, परंतु जहां तक विपक्ष का प्रश्न है तो सुमित जी, इससे पहले कौन सा ऐसा मुद्दा रहा है राष्ट्रहित का जिस पर कि विपक्ष ने हमारे ऊपर आरोप न लगाए हो? ये नोटबंदी का विषय तो एक है, इससे पहले आप याद करिए कोई आतंकवाद का विषय हो तो सब एकजुट होकर हमारे खिलाफ हो जाते थे, यहां तक कि सीमा पर सैन्य कार्रवाई के विषय पर भी उन्होंने राजनीति की है। तो विपक्ष इस संवेदनशील और जटिल विषय पे जनता के भावनाओं का दोहन करने का जो प्रयास कर रहा है वो उसकी सहज जो एक प्रकृति है उसके अनुरूप है। जहां तक हमारा प्रश्न है, मोदी जी ने 8 नवंबर को ही अपने उद्बोधन में कहा था कि समस्या होगी, कष्ट होगा, परंतु हमें विश्वास है कि देश की जनता देश के बेहतर भविष्य के लिए और हम सब के बेहतर भविष्य के लिए उस कष्ट को स्वीकार करेगी, जैसा कि पूर्व में उसने अनेक अवसरों पर किया है। तो आप देखें, और सरकार इस विषय पे इतनी सजग है कि दिन प्रतिदिन पे नजर रखे हुए है। इसलिए आप देखिए, जहां जैसी आवश्यकता होती है तत्काल निर्णय लेती है, दिन ही नहीं घंटे दर घंटे भी इस विषय के ऊपर नजर रखा जा रहा है। और जब जब जैसे आज ही निर्णय हुआ कि भाई किसानों को बुआई का सीजन है, तो जब तक हम दूर दराज क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में करेंसी नहीं उपलब्ध करा सकते तो कम से कम बीज खरीदने के लिए उनको 500 के पुराने नोट को प्रयोग की अनुमति दी गई है। तो व्यवहारिकता का भी सरकार ध्यान रख रही है और संवेदनशीलता का भी पूरा ध्यान। तो विपक्ष क्या कर रहा है? मैं विपक्ष की बात विपक्ष से ही जानता हूं। महुआ जी है, मोहम्मद सलीम साहब है, संजय झा साहब है, बारी बारी से। महुआ, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ममता बनर्जी ने सबसे पहले इस मशाल को उठाया और अपने आप को जनता के साथ खड़ा दिखाया। ये इल्जाम बीजेपी की तरफ से आप पर लगा कि आपकी पार्टी चिट फंड को सपोर्ट करती है, उस चिट फंड पर रोक लगने वाली है, इसलिए ममता बनर्जी और टीएमसी परेशान है। क्या वाकई में ममता बनर्जी को या टीएमसी को इस बात की परेशानी है कि आपके द्वारा कमाया गया कथित तौर पर काला पैसा बेकार हो गया है, इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं? महुआ जी, 2013 से बीजेपी एक ही नारा उन लोग लगा रहे, 2013 से हम सुन रहे। मई 2013 में बंगाल में पंचायत इलेक्शन था, तब इन लोग ने शारदा चिट फंड बहुत चिल्लाया था। ठीक है, स्टेट ने एसआईटी सेटअप किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की है, अभी वो चल रहा है, अभी तक सब जुडिस है। हमको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो चल रहा है इंक्वायरी, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। पर उसके बाद पंचायत इलेक्शन हो गया, कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो गया, लोकसभा इलेक्शन हो गया, हमारे विधानसभा इलेक्शन हो गया। हर इलेक्शन पे उन लोग एक ही मुद्दे पे बात किए। जनता का दरबार ने सुना है, जनता की अदालत ने इस बात सुना है, तो इसका फिर क्या जवाब देंगे? 3.5 साल से तो इन्हीं का जवाब दे रहे, लोगों ने जवाब दे दिया है। आप कुछ नया बताइए। ये तो सिर्फ जो अभी ये जो मुद्दा है ना, जो लोगों के ऊपर इतने कठिनाई इन्होंने प्लेस की है, इसी से थोड़ा अटेंशन हटाने के लिए ये बात कह रहे हैं लोग। नहीं, पर महुआ जी, आपको लगता नहीं है, 2-3 हम बात, आपको लगता नहीं है कि इस देश में एक रंग दिया गया इस राजनीतिक लड़ाई को कि जो सरकार के साथ नहीं है वो काले धन के साथ है? क्या हम सबकी ये जरूरत नहीं है कि इस राष्ट्रहित के मामले पर काले धन को रोकने को लेकर या काले धन को बाहर निकालने को लेकर हम सब मिलकर, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम, और हम मीडिया भी एक साथ मिलकर एक मुहिम चलाएं ताकि देश की जनता को एक साफ सुथरी इकोनॉमी दे सकें? क्या इसमें मदद नहीं करनी चाहिए सरकार की, महुआ जी? अच्छा, काला धन जब काला धन की बात होती है, काला धन पे 2004 साल से हमारा जो चुनावी मैनिफेस्टो है तृणमूल कांग्रेस की, वो 4था या 5वीं लाइन है उसमें कि हमें स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन चाहिए। नंबर 1, जो किसी पार्टी ने, ना बीजेपी ना कांग्रेस ने कहा है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये जो काला धन के लिए पिछले 2 साल में सिर्फ हम ही है जो बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा में हमने काले कपड़े पहन के वहां पे विरोध किया था कि काले धन पे इंक्वायरी हो। जब बाहर से काले धन लाने का बात, अब
सबके अकाउंट में 15 लाख देने वाले थे। उसके बाद हमने कहा कि दीजिए भाई, भेजिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए काले धन के ऊपर हमको सिखाने नहीं आई। और ये जो बात अभी बीजेपी कर रही है ना, जो उनके साथ है वो सब एकदम साधु संत है और बाकी सब देशद्रोही और भ्रष्टाचारी, ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई। देश में आप याद रखिए 35% लोग जो है वो बीजेपी को वोट दिए हैं, 65% लोग जो है जो हमारे ऊपर ही भरोसे रखे हैं। तो इसीलिए हम भी देश के हितों की बात नहीं करते, देश के हित की हम बात करते हैं। पर सॉरी, ये जो आपने कहा ना हमारे ऊपर भरोसा रखे 65% लोग, तो ये 65% लोग जो हैं जो विपक्ष के साथ हैं आपके हिसाब से, मैं वो विपक्ष में डिवीजन है साफ तौर पर देखने को मिलता है। मोहम्मद सलीम से बात करता हूँ अभी ममता बनर्जी के बारे में, वो बताएंगे अभी ममता बनर्जी के ऊपर कैसे आरोप लगे और क्यों आरोप लगे हैं। सलीम साहब, ममता बनर्जी इस काले धन की लड़ाई में सबसे आगे खड़ी हैं, उन्होंने सीपीएम को पीछे छोड़ दिया है, सबसे पुरानी पार्टी को। आप उनके साथ हैं? देखिए, जनता के साथ आपको रहना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे तो आप चुन नहीं सकते कि ये कम भ्रष्टाचारी है, ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। आप जैसे सरकार कर रही है वैसे आपने जैसे नाम ले रहे हैं कि आप खुद मीडिया, संसद का सत्र बैठने से पहले ही जो 12 मैन के तरह सरकार पक्ष की तरफ से ही कुछ फिल्डर को उतारा गया। आप दिखाए कि चलो राष्ट्रपति भवन जाया जा रहा है, चलो इसका रोल बैक होगा। हमने विपक्ष के 13 दल एक साथ मिलकर बोला कि ये रोल बैक का सवाल नहीं है। जनता को जो परेशानी हो रही है, सरकार ने जो लीक कर दिया पहले, उसके लिए जांच होना चाहिए। हमने देखा जो आप जिसको कह रहे सबसे बढ़ करके वो आगे बढ़े हैं, लेकिन सरकार के विरोध में वो जांच नहीं मांग रहे हैं कि किस तरह से भाजपा को फायदा पहुंचा, किस तरह से भाजपा के घनिष्ठ लोग को पहले मालूम था और जो उनके करीब लोग बता रहे हैं। मोदी जी के जो सबसे करीब यतीन हो जाते हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि अमित शाह कंपनी के लोग किस तरह से फायदे में है, किस तरह से हमारे देश से विदेश में धन गया पिछले 6 महीने में और बुलियन मार्केट में किस तरह से उछाल आया। तो ये जांच होना चाहिए। हम वामपंथी जब से सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी बनी इस देश में आज़ादी के पहले से, ये काला धन और गरीब 99% के साथ 1% का जो बर्ताव हो रहा है वो लेके हम कह रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष एक साथ खड़ा हो रहा है कि नहीं, अलग से खड़ा हो रहा है। संसद में आप देख रहे हैं हम विपक्ष चर्चा चाह रहे हैं और सरकार भाग रही है। प्रधानमंत्री टेलीविजन चैनल से जंग का ऐलान किया, जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है, अगर आतंकवाद के खिलाफ जंग है, तो फिर जो सेनापति हैं वो जब मैदान में क्यों नहीं दिखने को मिल रहा है? वो कोल्ड प्ले में भाषण दे सकते हैं, वो आगरा में जाकर के सियासी भाषण दे सकते हैं और संसद में आकर के 30 सेकंड में रिबटल। सुधांशु जी, फिर संजय जी आपके पास। आप 2 नंबरी लोगों को सामने खड़ा करके देखिए, अभी मोहम्मद सलीम साहब ने जो एक बात कही उसी से मैं एक विषय निकालता हूं कि काले धन के साथ साथ ये आतंकवाद का भी विषय था। क्या ये सत्य नहीं है कि पिछले 10-12 दिनों से कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हो गई? वहां पे परीक्षा हुई, 95% वहां पे अटेंडेंस है। बड़गांव जिले में 98% अटेंडेंस है, जो पिछले साल से भी ज्यादा है। ये क्या सब अनायास हो गया? कहीं ना कहीं आतंकवाद, विध्वंसक गतिविधियों, माओवादियों, इनके आर्थिक आधार के ऊपर बहुत गहरा चोट पहुंचा है। पैसा नहीं तो है, हमें इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। खेती नहीं हो रहा है, तो क्या खेती का समस्या समाधान हो गया? अरे हम उस पे भी आ रहे हैं। हम पहले ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखा, हमने उस बात को प्रमाणित इसका मतलब ये नहीं कि मंडी बंद हो गई। अरे आप बोल रहे थे तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। यदि किसान परेशान है तो सरकार ने इस विषय को लेकर कितना आसान है, पूरी तरीके से सजगता से निर्णय लिया है। पहले कहा किसान क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपए निकाल सकते हैं, आज ये कहा कि बुआई के लिए यदि बीज लेने हैं तो पुराने नोटों का प्रयोग कर सकते हैं। सीमा की समस्या समाधान हो गया। नहीं, बस मैं संजय झा के पास आता हूँ। एक मिनट। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने एक फैक्ट रखा है कि 8 तारीख के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हो गई, जो पिछले 4 महीने से चल रही थी। संजय झा, क्या ये महज संयोग है? संजय झा, ठीक है। सुधांशु जी, सलीम साहब, ये प्रमाणित करता है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां उन्हीं करेंसी नोट का प्रयोग कर रही थी बलवा कराने में, और उसके बाद अचानक आर्थिक स्रोत सूख गए। आप विदेश में काला धन जो ले आना था उसके बारे में क्या हुआ? सलीम साहब, आप चीट फंड के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, सलीम साहब विषय क्या था आप ये बताइए? जनता की परेशानी था, किसान था, आतंकवाद था, काला धन लाना था बाहर से। आप तो सब चीजों पे डाइवर्ट होते हुए चले जा रहे हैं। जब एक विषय मोहम्मद सलीम साहब, आई एम सॉरी टू से, आप बोल रहे थे कि सरकार ने 8 तारीख को घोषणा की और आज हम 13 दिन के बाद चर्चा कर रहे हैं, तो कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया क्या? किसानों की समस्या का समाधान हो गया क्या? अरे जनाब, आप लोग 32 साल रहे पश्चिम बंगाल में, वहां पर सब समानता आ गई?
बुद्धदेव बाबू, ज्योति बाबू ने 32 साल शासन किया, वहां पे बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो गया। सुधांशु बाबू बोल रहे हैं, अवस्थी जी, मोहम्मद सलीम साहब, सुधांशु जी ले आए, मोहम्मद सलीम साहब, मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो समझ में नहीं आया, गोलियां आप लोग इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट अगर हैं, पार्टी के कैडर ने आके इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट अगर आप लोग हैं सलीम साहब, बदल रहे हैं, अजीब हालत है। तो प्रधानमंत्री की घोषणा के 1 घंटे के भीतर आपने इस स्कीम को नकार दिया। 1 घंटे के भीतर आप मुद्दे पे रखिए। मैं मुद्दे पर ही हूं। हमने नहीं नकारा, कौन नकारा? आप सब ने कहा, हमने ये कहा, हम नहीं कहा रोल बैक सिर्फ ममता कही नहीं, रोल बैक तो ममता जी ने कहा, पार्टी कोई नहीं कहा। आप पत्रकार, आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल मालूम है मुझे। मुझे कहा कि पूरे तैयारी के साथ नहीं हुआ, हमने कहा कि इसके अंदर भी एक भ्रष्टाचार हो रहा है, काला धन को सादा करने का तरीका निकाले हैं, ये कह रहे हैं हम। आपने कह रहे हैं कि आपने कहा, तो मोहम्मद सलीम साहब, सरकार ने कदम उठाया और कोई नहीं कहा। 13 दिन हुए हैं, विपक्ष कोई नहीं, इस सरकार को चुनाव में जाना है, और जिस सरकार ने ये कदम उठाया उसने अपने वोट बैंक को सबसे अधिक नाराज किया। तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा ना कि सरकार को उनका वोट बैंक वोट देता है कि नहीं देता है। आप कुछ देर तो इकोनॉमिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ तो टाइम देंगे। मैं जानता हूं जो जनता को तकलीफ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी, उसका बैकअप प्लान सरकार के पास होना चाहिए था। सरकार का फेलियर है। मेरा डिबेट इस बात पर है कि हम प्रॉब्लम पर डिवाइडेड है या हम सॉल्यूशन पर डिवाइडेड है। सॉल्यूशन, संजय झा, मैं आता हूं, महुआ जी मैं आता हूं, संजय झा के पास में आना चाहूंगा प्लीज। मोहम्मद सलीम साहब, 2 और गेस्ट बैठे हुए हैं। संजय झा, हम सब चाहते हैं और आपकी पार्टी ने भी इस बात को वेलकम किया है कि काला धन समाप्त होना चाहिए, पर उसके साथ साथ लगातार कांग्रेस पार्टी के हमले मोदी सरकार पर जारी हैं बीते 13 दिनों से इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन को लेकर। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा संजय झा, मैं आपके बयानों के आधार पर ही बात कर रहा हूं जो तमाम नेताओं की तरफ से आए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा संजय झा, क्या हम सब की ये सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है कि इस देश के भविष्य के निर्माण के लिए, अगर मान लीजिए सरकार ने 1 मिनट के लिए गलत फैसला भी कर लिया है, अब तो आप रोल बैक नहीं चाहते हैं, हम कैसे जनता की मदद कर सकें, जनता तक इस स्कीम को पहुंचा सकें, जनता के पास जो काला धन दुनिया के पास है उसको सफेद करवाने में मदद कर सकें? क्या यह हमारा फर्ज नहीं होना चाहिए? हमको लिटरेट नहीं करना चाहिए समाज को? संजय झा। देखिए सुमित जी, ये मसला गंभीर है, लेकिन मुझे अफसोस होता है ये कहने में कि मोदी जी की सरकार बिल्कुल संगदिल है। मोदी जी ने जब कहा था भारत से टेलीविज़न पर आकर 8 बजे रात को बहुत ही अपने शानदार तरीके से कि आपको कुछ दिनों की कष्ट होगी, तो कम से कम सच्चाई उनसे ये हमारी उम्मीद होनी चाहिए थी कि आप कम से कम भारत के लोगों को ये बताते हैं कि ये कुछ संकट के दिन भारत के 70 लोगों की मृत्यु उसमें होगी। आज भारत के मासूम 70 लोगों की जानें गई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हैं। क्या आज उनके परिवारों पर हो रहा है, उनके समाज में हो रहा है, ये आप सोच सकते हैं। अब मैं यही कहूँगा, देखिए सुमित जी, भारत के जब उच्चतम न्यायालय ने यह कहा, खुद ही कहा कि यहाँ पर ये संकट का एक बहुत ही गहरा एक माहौल है, यहाँ पर भारत के उच्चतम अदालत जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर दंगे हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा गंभीर विषय और क्या हो सकता है। बहुत ही अहम टिप्पणी किया है उच्चतम न्यायालय में। उसके बाद कोलकाता का हाईकोर्ट ने कहा कि मोदी जी की सरकार ने कुछ दिमाग ही नहीं लगाया, ये प्रक्रिया या ढांचा जो है ये बहुत ही नाजुक एक विषय है। अचानक आप एक दिन आके कहेंगे कि 4 घंटे के बाद भारत के 85% जो हमारे नोट्स हैं वो बिल्कुल रद्द हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। उसके पहले आपने कुछ सोचा नहीं कि इसका परिणाम होने वाला है। मैं समझता हूँ सुमित जी, देखिए ये जो मोहम्मद सलीम जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नजदीकी लोग थे, उद्योगपति हो या इनके मित्र हो या जो भी हो, उनको यदि इन्होंने बताया कि विमुद्रीकरण होने वाला है, उसका यदि जांच नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा देश के साथ अन्याय क्या हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब भ्रष्टाचार और काला धन को आपने बचाया और आपने आम लोगों को बोला कि आप अब की बार लंबी कतार आप खड़े हो जाइए, लेकिन हमारे जो दोस्त लोग हैं उनको हम महीने से पहले बता दिए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, पब्लिक सेक्टर बैंक में जुलाई और सितंबर के बीच में एक आप पे इल्जाम है कि आपके लोगों को आपने पहले से बताया। जवाब दीजिए। सफर सरेश वाला, इसके बाद मैं आपके पास आता हूं।
देखिए मैं बड़ी साफ बात बता देता हूं। एक तरफ ये आरोप लगाते हैं कि हमारे लोगों को पता था, दूसरी तरफ यही आरोप लगाते हैं कि कलकत्ता में भाजपा की इकाई ने 8 नवंबर के बाद 1 करोड़ रुपया कैश जमा किया। ये दोनों आरोप एक साथ कैसे सत्य से हो सकते हैं, ये बताइए सुमित जी। इसका मतलब तो बहुत साफ हो गया ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी की इकाई के पास पैसा था सुधांशु जी, और उसके लिए बाद में उसने जमा किया, और अगर पहले से पता था तो पहले से जमा कर देते। किसी इसका मतलब ये आप तर्क विरोधाभासी है। दूसरा मैं उदाहरण बताता हूं। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री ने अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने क्या बोला था? जी देखिए, आप बैंकों के अधिकारियों, डाकघर के अधिकारियों को भी समय पता लग रहा। और सुनिए तो भारत, अरे भाई संजय झा जी, जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे बोलने दीजिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने सदन के पटल पे खड़े होकर क्या बोला? अरे भाई, सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को भी नहीं पता था। कांग्रेस ने यहां तक आरोप लगाया कि वित्त मंत्री को भी नहीं पता था। तो भाई, कौन से भाजपाइयों को पता था कि वित्त मंत्री पे आप ये कहते हैं कि उनको नहीं पता था, सरकार के सीनियर मंत्रियों को नहीं पता था। दूसरी तरफ प्रदेश इकाई ने बाद में पैसा जमा किया, फिर भी भाजपा के लोगों को पता था। सुमित जी, ये विचित्र तर्क सिर्फ कांग्रेस वाले ही समझा सकते हैं। और इनके तर्क ऐसे ही है कि विजय माल्या इनके जमाने में 1,25,000 करोड़ का बैंकों से पैसा लेता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से दबाव बनता है, चले जाते हैं। और अगर नॉन बेलेबल वारंट का ईडी का नोटिस इश्यू होता है तो आज इश्यू हुआ हमारी सरकार के जमाने में। ये अंतर है, हमारी अप्रोच, हमारी नियत और इनकी नियत। संजय झा 20 सेकंड। सुमित जी, मैं इनको जवाब दे देता हूं संक्षेप में। माफ कर दिए। देखिए सुधांशु जी, आप देखिए यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मोदी जी हर निर्णय खुद लेते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन मित्र तो आपके हर जगह हैं। अरुण जेटली को शायद मालूम न हो, लेकिन आपके मित्र तो सूट बूट की सरकार में बहुत नामी लोग हैं। और यदि यतीन ओझा ने कहा है, आपके ही एक बहुत ही राजस्थान के जाने माने एक एमएलए ने तो खुलेआम कहा, दो बड़े उद्योगपति का नाम लिया। और सबसे गहरा जो आप पर आरोप लग रहा है वो आरबीआई का रिपोर्ट है, जो कहता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में बैंकों में इतनी डिपॉजिट बढ़ी कि उसकी यदि छानबीन न हो तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है। आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को माना कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। आप इसको कैसे नाकार और नजरअंदाज कर रहे हैं? सुधांशु जी, देखिए, अगस्त और सितंबर के महीने में जो डिपॉजिट हुआ है उसके पीछे 2 तथ्यात्मक कारण है। पहला कारण ये कि भारत सरकार ने 7वें वेतन आयोग का जो एरियर दिया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा बैंक में डिपॉजिट किया गया, और उसके साथ साथ कर्मचारियों को जो मिला तो उन्होंने अपने मिले एरियर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा। 4-5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सेंटेंस बोलने दीजिए, तरीका ठीक नहीं मान्यवर। वाक्य पूरा होने दीजिए। अरे भाई, वाक्य तो पूरा होने दीजिए संजय झा जी। अरे संजय झा जी, बात तो पूरी होने दीजिए। 4,66,000 का फर्क है, बात पूरी होने दीजिए। अब भाई सुमित जी, क्या तरीका है? वाक्य नहीं पूरा करने देंगे। आप ही को मैं बता रहा हूँ। अरे मालूम है, वाक्य तो अंत तक तो आने दीजिए। संजय झा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए आईडीएस स्कीम की लास्ट डेट क्या थी? अरे भाई संजय झा जी, बताइए आईडीएस स्कीम की लास्ट डेट क्या थी? 30 सितंबर थी कि नहीं? आईडीएस स्कीम यानी काला धन घोषित करने की आखिरी डेट क्या थी? 30 सितंबर थी। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा डिपॉजिट कब आएंगे? सितंबर के महीने में आएंगे। उसमें भी 66 नहीं, सितंबर 30 था ना, तो सबसे ज्यादा डिपॉजिट आएंगे अगस्त सितंबर के महीने में। एरियर सबसे ज्यादा अगस्त सितंबर के महीने में, आईडीएस की स्कीम का पैसा 30 सितंबर के महीने में। तो इसलिए गलत भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। 5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। अरे 5 लाख करोड़ का डाटा बताइए तो। जफर हमने दोनों फैक्ट बता दिया। जफर सरेशवाला, सुधांशु जी, संजय झा, मैंने बहुत टाइम दिया। जफर सरेशवाला, जफर जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। आप उन लोगों में से हैं, उन उद्योगपतियों में से हैं जो मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं। क्या यह बात सच है कि सरकार ने लापरवाही बरती, सरकार की तरफ से तैयारी नहीं की गई और उसका खामियाजा 60-70 मासूम जिंदगियों को उठाना पड़ा, जिनका देहांत हो गया लाइनों में लगने की वजह से या इससे जुड़ी समस्याओं की वजह से? क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार के सर पर नहीं आती है कि इन 60-70 लोगों को के बच्चों के लिए, क्या इनके परिवारों की बोझ सरकार उठाए? एक लाइन नहीं बोली गई बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। आप सरकार की हिमायती हैं, आप क्या कहेंगे इस चीज पर?
सुमित जी, आपने सियासी पार्टी के लोगों को काफ़ी वक्त दिया। मैं मेहरबानी से कहूँगा कि मेरी बात सुने और बीच में कोई ना बोले। सबसे पहले तो आपका जो असल सवाल था कि क्या विपक्ष की ये सारी चीज़ों की वजह से क्या सरकार पीछे हटेगी, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं हटेगी। ये असल सवाल था आपका, इसलिए कि फिर वो सरकार ही क्या है कि विपक्ष सारी पूरी ताकत के साथ आ जाए और सरकार ने जो फैसला किया है, इसलिए कि सरकार ने जो फैसला किया है वो बहुत आगे का देख कर किया है। बहुत कुछ देखा होगा, वो अपनी उसके अंदर अपनी उनकी विजडम के अंदर जो भी फैसला उन्होंने किया वो समझते हैं कि वो बिल्कुल सही है। तो मैं नहीं समझता कि सारा विपक्ष कुछ भी कर ले तो सरकार बिल्कुल पीछे हट नहीं करेगी, और कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये मेरे हिसाब से, इसलिए कि मैं यहां पर कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन इस वक्त जो बोल रहा हूं जिसका ताल्लुक बिजनेस से, इकोनॉमी से, मुल्क के रहा हो, और दूसरा मेरे पास काला धन बिल्कुल नहीं है, मेरे पास सब वाइट है पुराने जमाने से। एक बात कि ये जो सरकार का फैसला है ये एक ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन है, ये एक फोड़ा था जो बिल्कुल उस बगैर ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता था। तो जब ऑपरेशन होता है तो उसकी तकलीफ जो है वो होती है, कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर आएगी। देखिए जूता जो है हम नया पहनते हैं तो वो भी 8-10 दिन तक तकलीफ देता है। रही बात पहले दिन जो तकलीफ थी, पहले दिन, उसके बाद जैसे जैसे हालात बदलते गए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लेती गई। आज भी कुछ लिए, 2 दिन पहले भी लिए, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम मिनट टू मिनट इसको देखते हैं, जहां कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, कोई एज पेच आएगा, हम उस पर जरूर एक्ट करेंगे। तो वो मेरे हिसाब से वो कर रहे हैं। लेकिन जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ काले धन की बात नहीं है, ये करप्शन की बात नहीं है। हमें इस मुल्क में हमारे 2 डिवीजन है, एक अकाउंटेड इकोनॉमी है और एक अनअकाउंटेड पैरेलल इकोनॉमी है। आप मुझे एक बात बताइए कि जो अनअकाउंटेड पैरेलल इकोनॉमी है, क्या इसको हम अकाउंटेड बनाएंगे कब? तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था, और यह रास्ता लफ्ज आखिर नहीं है, यह शुरुआत है, यह लो हैंगिंग फ्रूट था जिसको सबसे पहले यह कर पाए। मेरे अंदाजे में यह है कि यह 9-10 महीने की एक प्रोसेस है, और इसके जो फ्रूट्स हैं, इसके जो नतीजे हैं, ये आप 8-9 महीने के बाद देखोगे इस तरह से। मेरा ऐसा अंदाजा है, नाकिस अकल से, सुनिए मेरी बात खत्म कर रहा हूं मैं, कम से कम सरकार के पास 8 से 9 लाख करोड़ रुपए आएंगे बैंकों के अंदर। 3-4 लाख करोड़ ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल नहीं आएंगे, जो भ्रष्टाचारी लोगों के हैं, जो हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार जो होता है, जो डिपार्टमेंट में मैं नाम नहीं लाना चाहता, कि जो भ्रष्टाचार का जिनके पास पैसा है वो कोई भी कीमत पे ला नहीं सकेंगे, लेकिन सही लोग जो हैं, कारोबारी जो हैं, जो ईमानदार हैं, वो अपना पैसा ले आएंगे। ये जब आएगा, एक बात ये मुझे बताइए कि बैंकों के अंदर जो 8 लाख करोड़ की जो बैड डेट है वो किसने की? क्या ये 2 साल में आई? ये 8 लाख करोड़ की बैड डेट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे बैलेंस शीट देखे हैं मैंने कि जिनके 12-12 हजार करोड़ रुपए की लोने हैं और उनके पास 500 करोड़ के एसेट नहीं है, तो ये तो 10-12 साल में जमा हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो मैं समझता हूं कि ये 8-9 लाख करोड़ आएंगे, सरकार के पास पैसा जमा होगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा, सुमित और जी फिर से इकोनॉमी के अंदर एक पिक स्टार्ट होगा। संजय झा टोकरा चाहेंगे। हाँ जफर भाई जरा सुनिए, दूसरों को भी सुनिए। देखिए किसी को वहम आना, किसी को जो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में डे ड्रीमिंग करने का एक फंडामेंटल राइट है, उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन यही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने भारत को वो सपने दिखाए थे, विश्वासघात किया भारत के लोगों के साथ, धोखा दिया भारत के लोगों को कि हम तो काला धन 100 दिन के अंदर लाके आपके अकाउंट में 15 लाख दे देंगे। सुमी जी मैं आपको सच्चाई के साथ कह रहा हूं, मोदी जी ने 2.5 साल में वो जानते हैं कि वो बिल्कुल विफल हो चुके हैं, वो असफल प्रधानमंत्री हैं। जमीनी स्तर पर यही सच्चाई है कि भारत में कुछ बदला नहीं, भारत पीछे जा रहा है। एम्बिट कैपिटल रिपोर्ट तो कहता है कि भारत की जीडीपी 7% से 3% गिर जाएगी। सच्चाई यही है, नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। यहां पर मोदी जी चुनाव के पहले लोगों को एक तरीके से काला धन, देखिए एक भावुक एक विषय है, जैसे भ्रष्टाचार एक भावुक विषय है, तो लोगों को हम कैसे कहें कि भैया आप 15 लाख मत भूलिए, मैं तो कुछ कर रहा हूं।
जफर भाई, यदि आप बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, तो आपको इतना तो जानना चाहिए भाई साहब कि डीमोनेटाइजेशन तो पहले भी 2 बार हुआ है, उससे कोई काला धन नहीं पकड़ा बार गया। पहले जब और यदि हुआ है मोदी तो जी को कांग्रेस इतना की ही सरकार विश्वास है नहीं कि थी। काला धन पकड़ा जाएगा तो 78 काहे में नहीं भी कहते हैं कि जनता क्या दल- आंकड़े जनता पार्टी की मिलेंगे सरकार उनको? वो आंकड़े बोलने में संजय क्यों झा, घबराते हैं? संजय और झा, यदि सचमुच उनको संजय काला झा, धन भावुक रोकना मुद्दा था है तो वो क्यों और नहीं भावुक जाके मुद्दे के बहाने जो बीजेपी कहते हैं चुनाव जमीन जीतना पर कुछ चाहती कार्य है काम करते, काला धन और भ्रष्टाचार पे, तो आप ये भावुक मुद्दा उठा लेते। आप भी 10 साल थे सरकार में, किसने मना किया आपको? आप तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने आती है ना, राजनीति करके चुनाव जीतने आती है, अपनी सरकारें बनवाना चाहती है। हुई किसके जमाने में हुई, वो अगर बताएं अगर आप। नरेंद्र मोदी नहीं, ने एक या मिनट। बीजेपी ने चाल चली है, सो कॉल्ड सुमी जी, मैं चाल उसका जवाब जो देता आपको हूं। राजनीतिक जफर चाल जी, जरा लगती सुनिए, है, प्रश्न मुझे पूछा तो गया है, आप- मैं जवाब देता हूं। तो आप भी कर लेते ना संजय झा। एक मिनट सुमी जी, देखिए मोदी जी के जैसा पाखंडी और बनावटी राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि मोदी जी से भारत से 125 करोड़ लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आपने हमसे झूठ बोला? नहीं बोल मैं रहे, समझता हूं कि भारत नहीं के बोल लोग रहे, ये मैं इसी प्रश्न वक्त आपको प्रधानमंत्री दिखाता से हूं, पूछें। इसी तो वक्त आपको उनकी दिखाता हूं, विश्वसनीयता मेरा में कितना एसएमएस बड़ा पोल प्रश्न लाइव है। चल रहा है। और देखिए भारत के लोगों से एसएमएस झूठ पोल बोलना, लाइव चल रहा है इस चुनाव टाइम पे जीतने के लिए इससे संजय बड़ा झा, मैं समझता हूं कि मैं कहूंगा वो घटिया फिगर विरोधी स्क्रीन पे कार्य लाए कोई नहीं जाए। कर सकता। संजय झा का चेहरा एसएमएस पोल के नतीजे लाइव दिखाए जाए जो इस वक्त डिबेट में चल रहे हैं। 85 से 90% लोग संजय जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर एकजुट भी हो जाए तो भी सरकार का फैसला नहीं बदलवा पाएगा। 83% लोग, आपके सामने स्क्रीन पर ये लाइव पोल चल रहा है, कहीं कोई फॉर्जरी नहीं है, ये ट्विटर पोल है। 89% लोग सरकार के साथ खड़े हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि 125 करोड़ लोगों का के नाम पर प्लीज जनता को बरगलाइए मत। जो आपकी सच्चाई है, आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति करिए। महुआ जी, तो एक मिनट, नहीं महुआ जी, महुआ जी, महुआ जी, नरेंद्र मोदी जी 2050 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। महुआ जी, महुआ जी, तो आपको पूरे एकदम मैं आश्वासन दिला देता हूं कि ट्विटर पोल पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2050 तक रहेंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता है ट्विटर पर। सोशल मीडिया पर तो उनके पास ऐसा आर्मी है कि वो हर पोल जीतते हैं। आपने कभी भी कांग्रेस को आप तो, या आप संजय जी, आप तो खुद सोशल मीडिया के प्रोडक्ट हैं, कभी पोल जीतते हुए आप तो खुद सोशल मीडिया के प्रोडक्ट हैं। कीजिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों को आपने सिखाया सोशल मीडिया, तो आप तो ये ना बोलिए। आपकी फौज भी अच्छी खासी बड़ी है संजय झा, यदि हमको भी मैं जानता हूँ सोशल मीडिया। महुआ जी, महुआ जी, एक मिनट, महुआ जी, सॉरी संजय जी, महुआ जी के पास जाना चाहूंगा, काफी देर से बोलना चाह रही हैं। महुआ जी, करीब 2-2.5 हजार का घोटाला शारदा का हुआ, जो बार बार बीजेपी कह रही है आपकी पार्टी के बारे में। आपने पलटकर कहा कि हमने तो तमाम चुनाव जीत लिए, बीजेपी के उस मुद्दे की हवा निकल गई। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम सबका ये दायित्व, मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूं, क्या हम सबका ये दायित्व नहीं बनता है कि देश से एक ब्लैक इकोनॉमी खत्म हो, देश में जो अनअकाउंटेड इकोनॉमी जिसकी तरफ जफर सरीशवाला बोल रहे थे, उसको खत्म करने के प्रयास किए जाए। और आपने बहुत अच्छा कहा, मैं उस बात को अंडरलाइन भी करने वाला था, एकमात्र आपकी पार्टी है जो स्टेट फंडिंग की बात करती है इलेक्शंस को लेकर। ये उस दिशा में बढ़ाएगी, आपको पहला कदम नहीं दिखता है कि अब सरकार सबको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे और हम सब मिलकर इस मुहिम में सरकार के साथ खड़े हो, क्योंकि देश के उस बच्चे का ध्यान रखना है जो 15 साल बाद नौकरी ढूंढने आगे निकलेगा। महुआ जी, नहीं सुमित जी, पहले तो मैं एक बात बहुत पोलाइटली कहना चाहती हूँ। मैं किसी को ठोकने कुछ खराब कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस पैनल या बहस में बीजेपी से 2-3 लोगों को बुलाना चाहे तो जरूर बुलाइए, ठीक है? फिर हम विपक्ष में रहेंगे, उनके 2-3 सदस्य रहेंगे, पर आप एंकर हैं। अगर आप एंकर होके हर बार डिस्कशन को बीजेपी के होते हुए बात करते हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता सुमित जी, नंबर 1, ठीक है? नंबर 2, ये जो आप कह रहे हैं एक और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, बात खत्म करने दीजिए, हमने किसी को नहीं रोका। आप मुझ पे अटैक कर रही हैं, हम बोला बहुत पोलाइटली कह रहे हैं, हम बहुत पोलाइटली कह रहे हैं सुमित जी, क्योंकि आपने कहा है कि देश के 125 करोड़ लोग, वो सब आपके टीवी चैनल देख रहे हैं, उसके 90% लोग प्रधानमंत्री के साथ है, ठीक है? नहीं, मैंने 125 करोड़ लोग नहीं कहा होते हुए कहना, या हाँ आपने कहा, ये मैंने आपको कहा नहीं देता। नंबर 1 जो पोल चल रहा है इस टाइम पे, मैंने कोई नंबर नहीं लिया कितने लोग पोल में हिस्सा ले रहे हैं। महुआ जी, अब आप मिसकोट कर रही हैं। नाउ यू कैन आंसर। हम मिसकोट नहीं कर रहे, आपने संजय जी, हम मिसकोट नहीं कर रहे। आपने 2 चीज कहा, आपने ये कहा कि देश के मेजॉरिटी लोग मोदी जी के पास साथ है, ये आप आपके चेयर पे बैठ के नहीं कह सकते, नंबर 1। नंबर 2, हेलो
हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ सुनाई रही है। दे रहा? हाँ। अच्छा, नंबर 2, आप जो ये कह रहे हैं, सब हम सब शांति से बहुत देर से सुन रहे हैं कि ये जो डिसीजन है ये उन्हें विजडम ने लिया है, ये बहुत दूर लंबी सोच है ये वो। अगर कोई पेशेंट आज ही सर्जरी में मर गया ना, तो वो कल परसों तरसों की बात नहीं सोचता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने फैसला पे एकदम अनड़ है सरकार, रोल बैक नहीं होना है। पिछले 11 तारीख से 21 तारीख तक इस 10 दिन में 17 बार उन्होंने अपना डिसीजन को चेंज किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 मोहम्मद सलीम आपकी बात से एक राय नहीं रखते रोल बैक की। 4.5 से 2। और संजय झा रोल बैक को नहीं मान रहे हैं, जो सवाल, दूसरा सिर्फ जो ममता सवाल जी था कह रही हैं। आपका जो दूसरा आपके सवाल विपक्ष था, में ही दूसरा एकता जो नहीं है सवाल था महुआ जी। आपका। एक मिनट हमको खत्म करने दीजिए आप ही प्लीज। से पूछ रहा हूँ जो महुआ जी, आपका मैं जो फिर दूसरा सुधांशु सवाल जवाब था, देंगे। क्या बताइए? यही कि आपके विपक्ष में ही एकता क्या? नहीं है, रोल बैक की बात से मोहम्मद सलीम साफ तौर पर मना करते हैं, संजय झा मना करते हैं। सुनिए, ये आपकी जो टैक्टिक है ना, हमारे विपक्ष में हम सुनिए, किससे लड़ रहे हैं, सुमित जी, ये देश का हित में नहीं है। सुनिए एक चीज, हम विपक्ष को संसद में देख लीजिए। विपक्ष में कोई नहीं कह रहा है ये ठीक है फैसला। सबके रास्ते अलग होते हैं विरोध करने के। नहीं, I totally disagree. और ये बात I नहीं totally है, disagree, महुआ जी। not at all. That is nothing, not at all. You can totally disagree. That is not the case. The Congress are against it. We are against it. The BSP is against it. The DMK are against it. What are you talking? सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, एक मिनट सुमित जी, संजय झा एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी। सुमित जी, आप विपक्ष पर प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन सुधांशु आपने त्रिवेदी, ये नहीं बताया कि सुधांशु भारतीय त्रिवेदी, जनता जवाब दीजिए। पार्टी के खुद सहयोगी शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल उनके विरुद्ध में है। ये आप क्यों नहीं बता रहे हैं दर्शकों को? विपक्ष में कोई फूट नहीं है। और यहाँ पर ये हाल देखिए भारतीय जनता पार्टी का कि शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता मैं पार्टी फिर के से विरुद्ध दोहराता है। हूं अपनी बात उन्होंने को। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं। शिवसेना के उन्होंने उद्धव ठाकरे बीजेपी ने पर आरोप लगाए, उस पर बात नोटबंदी का स्वागत किया है। जिस तरीके से लोगों की मौतें हो रही है, तकलीफ हो रही है उसका विरोध किया है। इसी तरीके से अकाली दल ने भी। आप बीजेपी को कहने दीजिए। नहीं, बीजेपी कहेगी ना आके, आपने मुझसे सवाल पूछा, आप दोनों ने। सुधांशु त्रिवेदी, आप देखिए, मैं अपने विपक्ष के अखबार पढ़िए, संजय जी और महुआ जी से मैं अरे अनुरोध संजय करूंगा। झा, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे पता है मेरे रिपोर्टर क्या खबर लेके आते हैं। जो अखबार आपको सूट करते हैं ना, आप केवल वही अखबार पढ़ते हैं। दिक्कत इस बात की भी है, विरोधी क्या कर रहे हैं उस पर नजर रखा करिए संजय झा, तो ज्यादा अच्छे से आपका टाइम बीतेगा। आप जो है ना, आपको भी नहीं पता है सच्चाई, आप आधी अधूरी चीजें देख रहे हैं, आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, लाइव टीवी पर बैठकर मिसलीड कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का बयान नहीं देखा आपने, सुखबीर बादल का बयान नहीं देखा आपने, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, हम सब काले धन के विरोधी हैं, लेकिन आप लोग विरोध करने के नाम पर नरेंद्र मोदी कहीं चुनाव न जीत जाए, चुनावी फायदा न हो जाए, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, मालूम होगा, सूट बूट पहन के टीवी स्टूडियो में मालूम नहीं होगा। अरे छोड़िए महाराज, आपसे अधिक रिपोर्टिंग की है मैंने संजय झा, मुझे पता आपको वेबसाइट कैसे निकलती थी। अरे सूट बूट के सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, मुझे पता आपकी वेबसाइट पे कैसे काम हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, संजय जी और महुआ जी, मैं विनम्रता पूर्वक क्या अपेक्षा कर सकूंगा कि जैसे शांति से मैंने बगैर हस्तक्षेप के आपकी बात सुनी, आप मुझे बोलने देंगे? आपकी बात का मोहम्मद सलीम जवाब देंगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। चलिए अब मैं बोल देता हूं। देखिए अभी क्या क्या बोला गया, सुमित जी क्या बोला संजय झा जी ने कि सोशल मीडिया पे आर्मी है, ठीक है। महुआ जी ने क्या दिया कि मीडिया पक्षपाती है और जनता को बरगलाया जाता है। इस प्रकार की बातें कर करके विपक्ष हर हकीकत से मुंह मोड़ना चाहता है, तो इसके लिए हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस कहती है कि यह आरोप था उनके ऊपर शारदा घोटाले का और 3 वर्ष हो गए और वो एक चुनाव जीत गए तो सही है, तो आपने तो 60 साल हम पे आरोप लगाया है सांप्रदायिकता का, और हम वर्ष दर वर्ष चुनाव दर चुनाव जीतते हुए कहां तक चलेंगे? तो आगे से इस आधार के ऊपर वह आरोप लगाना बंद कर दीजिए। और इस प्रकार के, अरे सब जुडिस तो हम तो कह रहे हैं, हम तो कोर्ट से जीते हैं हर चीज में, जिन पे आरोप लगाए जाते हैं हमसे सांप्रदायिकता के विषय पे, हर मामले में कोर्ट से हम निष्कलंक निकले हैं और 60 साल से लगातार चुनाव जीतते हैं, फिर भी आप आरोप लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी फितरत का पार्ट है। अभी आपने एक और बात कही थी, सर्जरी हो रही है वो इंतजार नहीं करेगा, उससे मैं उदाहरण देता हूं। जब शरीर में रोग एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो इलाज सर्जरी ही करना पड़ता है, यानी ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन जितने दिन होता है, अरे भाई बोलने दीजिए, मैंने शांति से आपकी बात सुनी थी,
जब ऑपरेशन होता है तो उन कुछ दिनों का कष्ट होता है, शरीर कटता है, खून भी निकलता है, दर्द भी होता है। हम इस समय एक सर्जरी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसलिए हम ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कष्ट हो रहा है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, उस पर हम पूरी तरीके से संवेदनशील है। मगर सुमित जी, समस्या क्यों है? याद करिए स्वर्गीय राजीव गांधी का बयान, 1 रुपए में से 16 पैसे पहुंचता सिर्फ जमीन तक। ये 84 पैसा प्रति रुपए में से 30 साल तक जो बना वो काला ही धन तो था। इसलिए आज आपकी दर्द हम समझ सकते हैं। और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था काले धन पे एसआईटी गठित करिए, 2 साल आपकी सरकार ने गठित नहीं मोहम्मद किया। सलीम, 2 साल, बाकी तो छोड़ दीजिए। मोहम्मद जब सलीम, हमारी सरकार आई, क्या कांग्रेस वजह है इस देश में काले धन की? जो बात बीजेपी कह रही है उसमें दम है। मोहम्मद सलीम, बताएं 70 लोग मोहम्मद सलीम, और दूसरी तरफ मोहम्मद सलीम जी साहब। अच्छा, मुझे बोलने दिया जाए। एक तो काला धन के प्रति प्रहार हो, ये आप चाह रहे हैं समझते जी, सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन तरीके के बारे में लोगों का अलग अलग सवाल है। और आपने सही कहा कि मैं शुरू से भी कहा कि विपक्ष में एक राय नहीं है कि कौन क्या रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन संसद में इसके बारे में चर्चा हो, ये सब विपक्ष मिलकर के अगर मांग रहे हैं तो वोट का विषय वो होना चाहिए कि संसद में चर्चा होना चाहिए कि नहीं, कार्यस्थगन का जो प्रस्ताव है उसे मानना चाहिए कि नहीं। हम इसका रोल बैक के बारे में सब लोग एकजुट नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जब शारदा वाली बात प्रधानमंत्री कहते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने दिया तो ईडी, सीबीआई, इनको आप क्यों रोक के रखे हैं? आप इनको खुलेआम काम क्यों नहीं करने देते? इसको आप फाइल इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब विरोध प्रकट होता है तब आपको याद आता है। ये एक बार्गेनिंग का मामला है। तीसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको दुख प्रकट है, सर्जरी हुआ है और कष्ट हो रहा है लोगों को, तो हम तो यही कहे कि अगर संसद में ये 60 लोगों की मौत के लिए ऑबिचुअरी हो जाता, शोक ज्ञापन हो जाता, तो क्या बुरा होता? वो तो हमारे देश के ही हैं, वो तो कोई बाहर से आए हुए कोई आतंकवादी नहीं है। लेकिन आप उसको स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं। आप खुद कह रहे ऑपरेशन में कुछ कष्ट होगा, तो थोड़ा संवेदनशील होइए। और तीसरी बात यह है कि संवादहीनता, आपने कहा मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन रोजाना आए दिन आपको बदलना पड़ रहा है। एक किसानों को बीज का जरूरत है, ये सरकार को, सत्ता को नहीं मालूम थी, आज मालूम हुई जब हमने विरोध किए। जिनका देहांत तो हुआ पहले मालूम होना चाहिए नोटबंदी की वजह क्या से, होने जा रहा है, उनके लिए प्रबंध आपको करना क्या चाहिए। संसद में शोक प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता? दूध पानी का पानी हो, जांच हो। सुधांशु जी, पर क्यों नहीं हो सकता? अगर नहीं तो सुधांशु जी 30 सेकंड। ये एक संवेदनशील विषय है, परंतु इसमें एक वैधानिकता भी है कि जब तक यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित न हो कि किस कारण से, किस हेतु से किसी का निधन हुआ, उसके अनुसार ही वह कार्रवाई हो सकती है। इसलिए इस विषय पर मेरे विचार से राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, देखिए साहब, सीपीएम टीएमसी के साथ और हम पे सांप्रदायिकता का आरोप लगाने वाली कांग्रेस शिवसेना के बयान में अपना आधार ढूंढ रही है। मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है मेरे पास। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर सरकार की इस मुहिम को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट तो हो रहा है, पर वो वाकई में एक है क्या, ये आपने इस डिबेट में देख लिया। तरह वक्त है नतीजों का, हमारे एसएमएस पोल का और ट्विटर का। हमारा आज का सवाल था कि क्या एकजुट विपक्ष नोटबंदी पर सरकार का रुख बदलवा पाएगा? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं, केवल 12% हाँ में जवाब देते हैं, 88% नहीं में, और ट्विटर पर 10% हाँ में जवाब देते हैं, 90% नहीं में। यानी विपक्ष अगर एकजुट हो भी जाए तो भी सरकार का रुख बदल पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन सा है। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग न्यूज़ 18 इंडिया का इस तरफ पोल कर रहा है। इसी नोट पर आज सोमवार की रात को मेरे साथ इतना ही। हम तो पूछेंगे में। गुड नाइट।